हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आगे बढ़ते हैं अपन हीट ट्रांसफर में इंग्लिश मीडियम के लिए। अपन ने कल क्वेश्चन ले लिए थे किस पे बेस्ड, dq/dt इक्वल टू KA/dt/dx, या इसको लिख सकते हैं KA∆T/L। इस पे अपन ने क्वेश्चन देखे थे कल, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी वाले क्वेश्चन थे, थोड़े टफ भी लिए थे, लेकिन कोई ज़्यादा टफ भी नहीं थे, आराम से समझ आ रहे थे, कोई दिक्कत। ये अपन ने देख लिया। और हमने ये भी देखा था dq/dt जो होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, और इसको थर्मल करंट भी कहते हैं। अगर नहीं देखा हो तो देख लें, इसे क्या कहते हैं, थर्मल करंट भी कहते हैं, यानी आई से लिखते हैं, कुछ एच से भी लिखते हैं, मैं आई से लिखूंगा। KA∆T/L थर्मल कंडक्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और एक अच्छा हाई फॉर ए गुड कंडक्टर। अगर कंडक्टर बढ़िया होगा उसके लिए कंडक्टिविटी भी, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होगी। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है, ∆T टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये लेंथ है। समझ लीजिए, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिख रहे हैं एनालॉजी विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के साथ इसका कंपेयर करने जा रहे हैं। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा 10th में। क्या होता था, करंट इक्वल टू पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यानी I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 माइनस V1 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा था 9th या 10th के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर। करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इधर पोटेंशियल V1 है, इधर पोटेंशियल V2 है, या इधर V2 मान लेते हैं, इधर V1 मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। करंट किधर से किधर फ्लो होता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में भी पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारी चीजें ओम्स लॉ पे बेस्ड होती है, और मैं तो इतनी चीजें यूज लूंगा जो आपने 9th 10th में भी पढ़ी, उसका भी स्टार्टिंग वर्जन समझ लीजिए। यहाँ पे अपन आई क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 बाई R लिखते हैं, लिखते ही नहीं लिखते, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे जो रोड होगी, इसका इधर की साइड पोटेंशियल मतलब डिफरेंस होगा T1, इधर होगा T2। मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट इधर फ्लो होगी। हीट का मतलब अभी तो मैंने कहा था हीट की रेट फ्लो, हीट की मतलब थर्मल करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट इसमें थर्मल करंट इधर फ्लो होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, इसमें जो R बराबर होता है वो होता है ρL/A। R बराबर ρL/A। ये भी होता है, L लेंथ होती है, क्रॉस सेक्शन वायर जो होता है, जो भी वायर उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रो यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। रेजिस्टिविटी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगेन रेजिस्टिविटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही होती है कि तार किस मटेरियल का बना है। R बराबर ρL/A। इसी तरह यहाँ पे कितना लिखेंगे, पहले करंट से कंपेयर करते हैं, तो अपन ने dq/dt बराबर KA∆T/L पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसको मैंने लिख दिया I, क्या लिख दिया I, क्योंकि I इक्वल टू ∆V/R ला रहे हैं, तो I इज इक्वल टू ∆T। यहाँ पे किसका काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी टेम्परेचर डिफरेंस किसका काम करेगा, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। I इक्वल टू ∆T, और जो एक्स्ट्रा टर्म बच गई उसको मैंने क्या पुट कर दिया, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहां से R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, थर्मल रेजिस्टेंस की R बराबर ∆T/R लिखा है मैंने, ∆T/R L/KA। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, L/KA। समझ एक चीजें। अब इससे कंपेयर करें, R बराबर ρL/A, तो रो इज इक्वल टू हो गया 1/K, L की जगह L आ गया और A की जगह A आ गया। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे ρ इज इक्वल टू होता है 1/σ।
ये रेजिस्टिविटी होता है और ये कंडक्टिविटी होता है। सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू के कह सकते हैं, लेकिन वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगी। वैसे ये चैप्टर हीट ट्रांसफर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही पढ़ाना चाहिए 12th के पोर्शन, लेकिन है 11th के अंदर, इसलिए मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ। ज्यादा फील इस चैप्टर की, अब वो जैसा चैप्टर है वैसा वैसा ये चैप्टर है। जो जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ आएगा उतना हीट ट्रांसफर समझ आएगा। अब कम समझ आए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही बढ़िया समझ आएगा। समझ आए? इस चीज का ध्यान रखें। सारी चीजें दोबारा लिख दे रहा हूं मैं। क्या क्या लिखा मैंने लिखा थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू L बाई के, समझ से, और थर्मल करंट इक्वल टू डेल्टा T बाई थर्मल रेजिस्टेंस। समझ से, ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे। क्लियर बातें? इन चीजों का अपन ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। आपने पढ़ रखा होगा ये भी, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। ये चीजें ध्यान रखने लायक है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा? थर्मल करंट। थर्मल करंट का मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक रोड ये है और एक रोड दूसरी है। इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 है। थर्मल कंडक्टिविटी इज K1 एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज K2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, A है, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको एक नया रोड बना दूं जिसका K इक्विवेलेंट है, लेंथ जो हो चुकी है L1 प्लस L2, टोटल L1 प्लस L2, K इक्विवेलेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। समझ आई चीजें? क्लियर है? तो आपको कंडक्टिव के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें पता है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। R क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो R की जगह लिखूंगा मैं R बराबर, अभी हमने लिखा था L बाई के। क्या लिखा था? L बाई के। R इक्विवेलेंट है ये, यहाँ पे लिखूंगा L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट कितना आया? L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट L बाई के। K इक्विवेलेंट, एरिया की जगह A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इक्वल टू R1 की जगह लिखूंगा L1 बाई K1 A प्लस L2 बाई K2 A। समझ आई से? A ने A को उड़ा दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से K इक्विवेलेंट यानी ऐसे लिख दूं L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। समझ आई से? यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू इसका एलसीएम लेके सोल्व किया, फिर बना K2 L1 प्लस L2 K1 अपॉन K1 K2, इधर आया L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आया K1 K2 इंटू L1 प्लस L2 अपॉन L1 K2 प्लस K2 L1 K1 L2। ये हमारे पास उस रोड की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकल गया है। समझ आई इसलिए K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 L1 प्लस L2। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन यानी पेपर देते टाइम फॉर्मूले ही काम करते हैं, प्रूफ वर्क कोई भी काम नहीं करते। समझ आई इसलिए K इक्विवेलेंट इक्वल टू ये। समझ आई इसलिए अगर यहाँ पे K1 इक्वल टू K2 या K1 K2 तो रहने दो, L1 इक्वल टू L2 हो जाए, L1 इक्वल टू L2 हो जाए, तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। हार्मोनिक मीन हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। लेकिन क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन अपन रेजिस्टेंस की हेल्प से करेंगे। ये तो मैंने K इक्विवेलेंट निकाल के बताया आपको। क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं जब कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। अपन रेजिस्टेंस की हेल्प से करेंगे। समझ आई इसे? तो हमारे पास K इक्विवेलेंट निकल गया है। अगर दोनों की लेंथ सेम हुई K इक्विवेलेंट हमारे पास ये आता है। आप बेटर होगा कि ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। समझ आई इसे? आगे बढ़े।
यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वेशन करते टाइम आपको क्या रखना है, I इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कितना होगा, ऐड होता चला जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। समझ लीजिए, इस तरह इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद देख रहे हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। समझ लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। कोई दिक्कत? किस तरह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें। एक रोड ये है, और दूसरा रोड ये, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन here is A1 and here is A2, थर्मल कंडक्टिविटी is K1 and K2। तो तुम देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे T2 है, तो यहाँ पे भी T1 है और यहाँ पे भी T2। तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो आप इसी से आइडिया लगेगा कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अपन ने भी पढ़ा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं बचपन से ही, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। और भी ज्यादा होंगे तो प्लस 1/r3 ऐसे चलता जाएगा। कोई दिक्कत? इसको सोल्व करें। 1/r इक्विवेलेंट, तो r को लिख देता हूं मैं, L/K होता है, ठीक है। r इक्विवेलेंट लिखेंगे L/K, तो K ऊपर आएगा तो K इक्विवेलेंट, एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2। अगर इन दोनों रोड को जोड़ के एक ही रोड बना देंगे, कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई L, कितना हो जाएगा, लेंथ तो इस रोड की कितनी रहनी है, L ही रहनी है, इक्वल टू 1/r1 यानी A1 अपॉन L प्लस A2 बाई L। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो K इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आता है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A। ये हमारे पास के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है। समझ लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एरिया डिफरेंट हुए तो A1 इक्वल टू A2 हुआ तो के इक्विवेलेंट निकल के आएगा K1 प्लस K2 बाई 2। वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हार्मोनिक मीन आया था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अर्थमेटिक मीन निकल के आता है। समझ लीजिए, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। क्लियर हुई बात? उतार लें। तो इस तरह की क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी वैसे करेंगे। I इज इक्वल टू डेल्टा T बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। समझ लीजिए, उतार लें। क्वेश्चन देखिए, अगर एक रोड है, इसके साथ एक रोड सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दी गई जिसकी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। इसमें से हीट को क्रॉस होने में T टाइम लग रहा है। यहाँ से हीट निकली घुसी और यहाँ से निकली, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, T टाइम है। तो बताइए, अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं पैरेलल में ऐड कर दूं तो सेम लेंथ, कंडक्टिविटी, एरिया सेम, यहाँ पे भी एरिया एक था, तो आपको T डैश फाइंड आउट करना है कि हीट कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में T टाइम में क्रॉस कर रही है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही हीट कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। समझ लीजिए, तो हमें पता है कि R इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा, दोनों सब कुछ सेम है, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 2R। सब डाटा सेम है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R।
तो 1 upon R equivalent is equals to 2 by R, then here R equivalent is equals to R by 2। यहाँ पे R equivalent जो आएगा R by 2 आएगा और यहाँ पे R equivalent 2 आएगा। कोई दिक्कत? हमें ये पता है कि हीट जो होती है I स्क्वायर R इंटू टी होती है, पावर इंटू टाइम कह सकते हैं। हीट क्या होती है? पावर इंटू टाइम होती है, नहीं होती? ये चीज़ पढ़ रखी होगी आपने। इसका मतलब हीट प्रोपोर्शनल टाइम होती है, हीट प्रोपोर्शनल टाइम होती है। और हीट जो होता है H बराबर I स्क्वायर यानी इंटू आर भी होता है, यानी हीट प्रोपोर्शनल आर भी होती है। यानी इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टाइम। रेजिस्टेंस हमेशा टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज ध्यान रखें। अगर आपको टाइम के बारे में बात कर रहा है तो आप रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली निकाल दें, समझ लीजिए, और इसके बाद हम दोनों का रेशियो ले लें, वही टाइम का रेशियो होगा। तो मैं लिख देता हूँ T अपॉन टी डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 इक्वलेंट अपॉन R2 इक्वलेंट। इसको R1 इक्वलेंट कह देता हूँ, इसको R2 इक्वलेंट कह देता हूँ, समझ लीजिए। तो R1 इक्वलेंट जो हमारे पास है वो है 2R और ये है R by 2। दिस इज कमिंग आउट 4, तो यहाँ पे T डैश आ जाएगा T by 4, यानी 1/4 टाइम में ये क्रॉस हो जाएगी। कोई दिक्कत? समझ लीजिए। उतार समझ लीजिए, आगे बढ़े। नहीं समझ आई वाला प्रपोजल कैसे हुआ? क्योंकि dq by dt हमारे लिए यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे? सारी चीजें अपन किस में पढ़ रहे हैं? आइसोथर्मल कंडीशन में, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो, तो q प्रपोजल क्या आ रहा है? टाइम ही तो आ रहा है, समझ आई चीजें। हीट प्रोपोर्शनल टाइम है, जितनी ज्यादा हीट उतना ज्यादा टाइम। क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अगला, देखो एक रोड ये है, उसके साथ एक रोड और जोड़ दी गई है, इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा है, इसके साथ एक रोड और जोड़ी गई है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रॉस सेक्शन एरिया हेयर A, हेयर 4A, कंडक्टिविटी इज K by 2, 2K, लेंथ इज 2L, यहाँ पे लेंथ इज 2L अगेन, और यहाँ पे भी लेंथ L। इसकी कंडक्टिविटी K, 2K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A by 2। तो आपको पूछा है थर्मल करंट कितना पास होगा इसमें से, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो पूछी गई है। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो थर्मल करंट मैं बार बार नहीं लूंगा, बता दे रहा हूँ। तो थर्मल करंट पूछी गई है, समझ लीजिए। तो हमें पता है कि आई थर्मल जो होता है वो टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइड बाई आर इक्वलेंट होता है कि नहीं होता? डेल्टा टी बाई आर, आर कौन सा लेंगे? आर इक्वलेंट। तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें से जितनी हीट घुसेगी उतनी इसमें घुसेगी उतनी इसमें, तो इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन है। डेल्टा टी हमारा कितना? यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 दिए तो 100 आ गया। आर इक्वलेंट निकालना है, तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 क्या होता है? L बाई के, L कितना है यहाँ पे? 2L, K कितना है? 2K, एरिया कितना है? A, प्लस R2 इसका कितना होगा? लेंथ इसकी कितनी है? 2L, एरिया कितना? 4K, मल्टीप्लाई बाई A बाई 2, प्लस R3 कितना? R3 है लेंथ L अपॉन 2K इंटू A बाई 2। A बाई 2 और एरिया है 4, सेकंड वाले का। समझ आई चीजें? ये आर इक्वलेंट, जो भी कुछ कट रहा हो, कट तो कुछ नहीं रहा, आर इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा। कॉमन ले ले अपन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, तो 2 से 2 कट गया। L by K, L by K, L by K, तो दिस इज कमिंग आउट 3L by K। आर इक्वलेंट हमारे पास आ गया 3L by Ka। समझ आई चीजें? 100 अपॉन 3L K।
अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई होगी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? उतार इस तरह से अपने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। समझ आई चीजें? इसमें एक चीज और बता देता हूं कि ये जो रोड है, मान लो इसका टेम्परेचर T है, T1 मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर T2, कोई दिक्कत? और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, मतलब L के A सारे दिए गए हैं, उसको मैंने क्या कहा? R कहा। तो यहाँ पे I कितना आएगा? I आएगा T1 माइनस T2 अपॉन I इक्वल टू डेल्टा T बाई R। कोई दिक्कत? हमें पूछा गया है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर बताओ। यहाँ से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर बताओ। तो अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया तरीके से पढ़ा हो 9th 10th में, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर पॉइंट पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे V2 है, समझ आई चीजें? तो अपन इसको कैसे लिखते थे? यहाँ पे V1 और इसमें मान लो करंट I जा रहा है, तो V1 बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो जैसे रेजिस्टेंस आता है पोटेंशियल घट जाता है, तो V1 माइनस IR इज इक्वल टू V2, क्योंकि V1 माइनस IR यहाँ पहुंच गए, वो किसके बराबर है? V2 के बराबर। ऐसे लिखते थे। इसी तरह यहाँ पे कैसे लिखेंगे? T1 यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, वहां पे पोटेंशियल V1 था, माइनस I थर्मल इंटू रेजिस्टेंस किसका? इतने पार्ट का। समझ आई चीजें? क्योंकि ये पूरी रोड रेजिस्टिव है, यहाँ पे तो ओनली इतना पार्ट है रेजिस्टेंस था, इसमें ये पूरी रोड ही रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब I इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? I इंटू R। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस मैं कुछ RX मान लेता हूँ, RX इक्वल टू टेम्परेचर। समझ आया क्या? भाई साहब मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना था, तो इधर से V1 पोटेंशियल था, करंट I जा रहा था, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस फंस रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो आता है रेजिस्टेंस के अलोंग जाने पे पोटेंशियल घट जाता है, तो V1 माइनस IR, ये ध्यान रखें, इक्वल टू V2। इसी तरह करंट इधर फ्लो रहा है, करंट की डायरेक्शन में, यानी रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे निकालना था T1 माइनस IR, और यहाँ पे मैंने कितना माना था T। समझ आइए? अब RX कैसे निकालेंगे? वो तो हमें निकालने आता है। कैसे निकालेंगे? RX को मैं कैसे लिखूंगा? R इज इक्वल टू हमारे पास है L/K, मान लो L लेंथ, K थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। RX निकालने के लिए क्या लिखेंगे? X अपॉन डिस्टेंस कितनी X अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये उठा के इस RX की जगह उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? बता। अगला क्वेश्चन देखें, अगर ये 100 डिग्री, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो रोड है इसकी लेंथ L, थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, LKA, 3LKA, इसका B3L, K, A, इसका 2L, K। समझ आई चीजें? ये सारी चीजें अपन को गिवन है, तो आपको बताना है कितना करंट यहाँ पे क्रॉस हो रहा होगा। समझ आई चीजें? वही करेंगे। देखो
आई थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर इक्वलेंट। डेल्टा टी हमारे पास 100 है, ये 100 ये 0 तो डेल्टा टी आ गया 100। आर इक्वलेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो आर इक्वलेंट देखें, पहले इसको सोल्व करेंगे, ये और ये। अगर इसका पॉइंट का पोटेंशियल यानी टेम्परेचर T1 मान लें, इसका T2 मान लें, तो ये T1 है, ये T2 है, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत। इसका मतलब यहाँ से जितना करंट घुसेगा इसमें जाएगा, यहाँ से जितना करंट घुसेगा इसमें, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में, ये प्लस ये सीरीज, ये प्लस ये सीरीज और उसके बाद दोनों आपस में पैरेलल, कोई दिक्कत। यानी इसको मैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, ऐसे। इसको मैं कितना लिख दूंगा, इसका रेजिस्टेंस, इसका कुछ गिवन ही नहीं है क्या, इसका भी आर है यानी एल के ए गिवन, ठीक है। इसको मैं आर मान लूं तो ये रेजिस्टेंस आर बराबर होता है एल बाई के, आर मान रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 12 के, तो 2 आर आएगा, ये आएगा 2 आर और ये आएगा आर, तो 2 आर प्लस आर कितना हो गया 3 आर, क्योंकि सीरीज में ये 2 आर और ये आर, तो 2 आर प्लस आर कितने सीरीज में, ये 3 आर, ये 3 आर, ये किसमें सीरीज में, कितने हो गए 6 आर, और ये किसमें हो गया 2 आर यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3r प्लस 1/6r, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आ गया 18r स्क्वायर, दिस इज 9r, r by 2, समझ इसे 2/r यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट बन गया 1/2, समझ इसे, r इक्विवेलेंट हमारे पास बन जाएगा r by 2, r by 2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का r इक्विवेलेंट आएगा r by 2, दिस प्लस दिस तीनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में r प्लस r by 2 प्लस 3r यानी 2r, दिस ये हो गया 3r 7r by 2, ये आ गया r इक्विवेलेंट हमारा फाइनल में। ये अगर r इक्विवेलेंट आ गया तो ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, आई थर्मल हमारे पास आ जाएगा, समझ इसलिए। यहाँ से सोल्व करें तो ये बनेगा r से r कट गया 9/18, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2r, तो r इक्विवेलेंट हमारे पास 2r आएगा, यानी इसका r इक्विवेलेंट होगा 2r, तब रख देंगे 2r, तो हमारे पास आ गया 5, तो उठा के काम कर देंगे यहाँ पे, तो आई थर्मल हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 5r, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है l/k, सारी चीजें उठा के रखेंगे और सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा देखेंगे, वहीं से आपको फील आ पाएगी, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, व्हाइटस्टोन ब्रिज और वो सारी चीज़ें, सिमेट्री और सारी चीज़ें, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तो वैसे व्हाइटस्टोन ब्रिज का आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ रखा तो आप वहीं पढ़ेंगे, इसको मैं यहाँ नहीं समझा सकता, क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा, समझ आया तो। ये 2r है, ये r है, ये 2r है, ये 2r है और ये समझ लीजिए। आपको बताना है इसके यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से आई थर्मल निकलता है, समझ लीजिए। जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आप इसी तरीके से सोल्व करोगे तो इजी रहेगा, वरना आंसर आना टेढ़ा काम है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट निकालना में, आई थर्मल क्या होता है डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट। तुम देखो कि ये r/2r, r/2r इज इक्वल टू 2r/4r, तो इनका रेशियो सेम आ रहा है 1/2 और ये भी आ रहा है 1/2। जब इनका रेशियो सेम आए तो इसे कहते हैं व्हाइटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हाइटस्टोन ब्रिज। और जब व्हाइटस्टोन ब्रिज बन जाता है तो बीच वाली लाइन में कोई करंट पास नहीं होता, बीच वाली लाइन को हटा दिया जाता है। समझ आई चीजें? बीच वाली लाइन में से कोई करंट पास नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है, यानी हमारे कोई काम की लाइन नहीं है, यानी ये सर्किट ऐसा बनेगा।
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो और बढ़िया समझ आएगा। मैंने बता दिया है, अगर इनका रेशियो बराबर इनका रेशियो आ जाए तो बीच वाली लाइन को हटा देते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसे कहते हैं व्हाइटस्टोन ब्रिज। समझ लीजिए। अब हमारे लिए इजी हो गया, ये बन गया 3r और ये हमारे लिए बन गया 6r, और ये दोनों किस में हो गए, ये 3r ये 6r, ये दोनों हो गए पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट अभी निकाला था हमने 2r आया था, तो I = आ जाएगा डेल्टा टी यानी 100 डिवाइड बाई 2r। तो दिक्कत ये अगेन आई थर्मल हमारे पास आ जाएगा। समझ आई चीजें, अच्छी तरह देखें और उतार दें। कल मैंने लास्ट क्लास में एक जंक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, उसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि कितने भी जंक्शन निकल रहे हैं वैसे, मतलब अपन ने डायरेक्शन नहीं दे रखा अपन को, ये यहाँ पे 100 डिग्री का है इसने, यहाँ पे 50 का है और यहाँ पे 0 का है। समझ लीजिए। अब तुम देखो, इसका रेजिस्टेंस 4R मान लेते हैं, इसका 2R और इसका, मैंने कल क्या बताया था, टोटल आने वाला करंट या टोटल जाने वाला करंट जंक्शन पॉइंट पे 0 कर दो और टेम्परेचर फाइंड आउट कर दो जंक्शन पॉइंट का। समझ रहे इसमें, तो टोटल आने वाला करंट या बराबर जाने वाला करंट, या यहाँ से घुसने वाला करंट बराबर यहाँ और यहाँ जाने वाला करंट। बेस्ट मेथड ये होता है कि यहाँ से आप टोटल जाने वाला करंट किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, जेईई मेन और IIT एडवांस में पहले पूछे गए थे, नीट में एक बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए I टोटल एट जंक्शन पॉइंट इक्वल टू 0 कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, हमें पता नहीं करंट किधर जा रहा है, मैंने मान लिया, आंसर आएगा अपने आप पता चल जाएगा। तो I को लिखेंगे तो डेल्टा टी बाई आर लिखते हैं, यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे t, लेकिन करंट किधर जा रहा है इधर, तो ये t - 100, t - 100 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 4 प्लस यहाँ पे t यहाँ पे 0, तो t - 0 डिवाइड बाई r प्लस यहाँ पे t यहाँ पे 50, t - 50 बाई 2 इज इक्वल टू 0। r कॉमन आके चला गया, तो ये बन गया t/4 - 25 प्लस t प्लस t/2 - 25 इक्वल टू 0। ये हो गया 50, इधर तो आ गया 50 डिग्री, ये आ गया t प्लस t/2 3t/2, 3t/2 प्लस t/4, इसको लिख सकता हूँ 60/4, तो ये हो गया 7t/4। मेरा टेम्परेचर इज इक्वल टू 200/7 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आई चीजें, आपको इस तरह सोल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। उतार दो। समझ रहे चीजें, एक क्वेश्चन अपन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का कर लेते हैं, आगे भी करेंगे एक आधे और, आज अपन ट्राई करेंगे। एक क्रॉस सेक्शन होलो स्फीयर है, आपको एक होलो स्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। कहा गया है T1 इज ग्रेटर देन T2। ये पार्ट सॉलिड है, होलो इतना ही पार्ट है, ये पार्ट सॉलिड है, ये पार्ट होलो है। समझ लीजिए, यानी ये पार्ट सॉलिड है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है आई थर्मल बताना है। क्या बताना है? आई थर्मल आपको फाइंड आउट करना है। समझ एक चीज, कैसे करेंगे? हमें पता है कि इसकी रेडियस, इतना पार्ट जो है, इतने पार्ट का रेडियस अलग है, जैसे जैसे पार्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इधर से इधर है, तो हीट का फ्लो किधर की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। कोई दिक्कत? समझ लीजिए, आपको आई थर्मल फाइंड आउट करना है। समझ लीजिए, तो कैसे करेंगे? देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है तो पता ही आपको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। r डिस्टेंस पे जाके मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया, एक होलो स्फीयर लिया, जिसकी थिकनेस कितने मान ली मैंने? dr मान ली। r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस का एक मैंने होलो स्फीयर ले लिया। समझ लीजिए, ये मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत?
सबसे पहले अपन आर थर्मल निकाल लेते हैं। तो आर हमारे लिए क्या होता है, आर होता है एल बाई के। एल हमारे लिए कितना है, अब हीट को, ये जो हीट निकल रही है इसको कितना पार्ट क्रॉस करना है, डी आर को क्रॉस करना है। तो एल को जगह लिख दिया मैंने डी आर अपॉन के, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी के मान लेते हैं सिस्टम की। एरिया कितना लिखेंगे, तो एरिया कितना होगा इस सिस्टम का 4 पाई आर स्क्वायर। समझ लीजिए स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे लिए छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का तो इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, और रेडियस कहां से कहां तक इंटीग्रेट करनी है, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। समझ लीजिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, 1/4 पाई के इज कमिंग आउट, अंदर बच गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर। डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, ये नहीं होता। डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आएगा डी आर, इसको लिख सकते हैं अपन आर की पावर -2 डी आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, आर की पावर -1 अपॉन -1, यानी इसको लिख सकते हैं -1/r। तो r इज इक्वल टू -1/4 पाई के, और ये आ गया 1/r। कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। समझ लीजिए तो हमारे पास R इक्विवेलेंट निकल के आता है 1/4 पाई के, अपर लिमिट रखेंगे 1/r2 -1/r1, बट एक माइनस बाहर की तरफ है, इसको मैंने माइनस को अंदर घुसाया और लिख दिया 1/r1 -1/r2। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट निकल के आ गया। एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं तो R2 - R1 अपॉन R1 R2 इंटू 1/4 पाई के, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, R इक्विवेलेंट निकल के आ गया। समझ रहे इसलिए अगर इस R इक्विवेलेंट आने के बाद हमें क्या लिखना है, I लिखना है। तो I होता है डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। I बराबर डेल्टा T हमारा कितना था, T1 - T2 अपॉन R इक्विवेलेंट हमें लिख देंगे 4 का ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया 4 पाई के R1 R2 अपॉन R2 - R। समझ आए इसलिए ये हमारा थर्मल करंट निकल के आता है। ये क्वेश्चन जेई मेन ने पूछा भी था, तो उसने पूछा था कि थर्मल जो करंट है वो R1 R2 पे कैसे डिपेंड करेगा। तो थर्मल करंट जो आ रहा है R1 R2 अपॉन R2 - R। समझ लीजिए ऐसे डिपेंड कर रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी तरह देखें इसको, मैंने कैसे सोल्व किया है और नोट कर लें। धन्यवाद। अगली क्लास में लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1-2 वेरिएबल क्रॉस सेक्शन और देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।